तो आज जो है हमने करना है ग्राफ्स एंड प्रैक्टिकल सिचुएशन, और होपफुली ये ख़त्म हो जाएगा आज फिर। और इधर निकाल दी जगह, कहाँ से एक जगह ग्राफ्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन। ठीक है, वो जो हमने ग्राफ्स वगैरह और फंक्शंस जो पढ़ लिए थे, वो सब की लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगी आराम से, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा क्या सिस्टम होता है। ग्रेडियंट का भी फंक्शन लगेगा, लाइन की इक्वेशन भी लग सकती है, तो वो सारी चीज़ें आपने भूलनी नहीं है, वो सब चीज़ें यहाँ पर लग रही होगी। अब ग्राफ्स एंड प्रैक्टिकल सिचुएशन का मतलब ये है कि हम जो इक्वेशंस पढ़ रहे होते हैं, वो इक्वेशंस तो वाई और एक्स हैं सिंपल, वो तो वेरिएबल्स हमें पता भी नहीं है वेरिएबल्स किस चीज़ के हैं, क्या चल रहा है मामला। बस हम उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, ग्रेडियंट निकाल लिया, टेंजेंट निकाल लिया। तो इन सब में कोई रिलेटिविटी नहीं है ना विद रियल वर्ड। तो बस वो जो चल रहा है वो हम बस फॉर्मूला लगा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। तो अब ये एक चैप्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है जिसके अंदर थोड़ा सा बता रहे होते हैं कि किस तरीके से हम इन ग्राफ्स को रियलिटी में, फिजिक्स में और कहीं पर और केमिस्ट्री में हम अप्लाई करते हुए इनको इंटरप्रेट कर रहे थे। वही सारी चीज़ें जो ग्रेडियंट चल रहा है वो प्रैक्टिकली कहाँ पर दिख रहा होता है, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है प्रैक्टिकली। तो इस केस में जो है ना हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो होती हैं कन्वर्जन ग्राफ्स, और चीज़ दूसरा होता है आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कि आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो, मेरे ख्याल से दोनों साइंस वाली हो। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि ग्रेडियंट लग रहा होता है, और आपके पास जो एक्सेस हैं वो लेबल्ड होती हैं, एक्स और वाई नहीं होती। आपके एक्सेस पर डिस्टेंस होते हैं और टाइम होता है, और स्पीड होता है और टाइम होता है। फिर उनके इंटरप्रिटेशन की किस तरीके से उनको हम इस्तेमाल करके एक्सेलरेशन निकालते हैं या वेलोसिटी निकालते हैं या डिस्टेंस निकालते हैं टोटल। तो ये चीज़ों को हम आज देख रहे होंगे। अब हमारे साथ दरअसल हम ग्राफ्स तो देख रहे होंगे, लेकिन ग्राफ्स पर एक्स और वाई नहीं होगा, ग्राफ्स पर दूसरी चीज़ें होंगी। तो कन्वर्जन ग्राफ में क्या सिस्टम होता है, कन्वर्जन में हमने मनी का पढ़ा था जब, तो मनी में हमें जो है कन्वर्जन करते थे बिटवीन टू, क्या कहते हैं क्या कहते हैं उनको, करेंसीज। कन्वर्जन करते थे हम वैल्यूज़ की। तो ये है कि उन दो चीज़ों को हम फिर ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके, जैसे हमने जो है एक करेंसी समझ लो पाकिस्तानी रुपी है और डॉलर है ना, तो मैं समझ लो यहाँ पे रख देता हूँ रुपी को, और यहाँ पे रख दिया इसने डॉलर को। और फिर हमें रेट वगैरह खुद निकाल, कभी कभार होता है कि ये जो रेट जो डिफरेंस है, जैसे हमें पता है कि $1 अभी मुझे नहीं पता कितना चल रहा है, 230 चल रहा है या 240 चल रहा है, 240 ले लेता है। कभी कभार हमें ये रेट जो है ये हम ये खुद ही एग्जाम में दे देता है कि हमें ये रेट दे दिया, इसके मुताबिक इसका कन्वर्जन ग्राफ बना के दिखा दो। ऐसा भी हो सकता है। दूसरा काम ये हो सकता है कि कन्वर्जन ग्राफ दे दे और उसके मुताबिक ये बोल दे कि इसके रेट निकाल के दिखा दो, इसका हाँ इसका रेट निकाल के दिखा दो। तो देखा जाए तो ये जो देखा है तो ये रुपी और डॉलर जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे के। जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतने ज़्यादा डॉलर होंगे मेरे पास, और डॉलर कम होंगे तो क्या कहते हैं रुपी भी मेरे पास कम आएंगे। तो ये होते क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रुपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डॉलर, तो जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतने ज़्यादा डॉलर हमारे पास आ जाएंगे। तो इनका जो क्या बनेगा, इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। मैंने क्या बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बनता है हमेशा, स्ट्रेट लाइन बनेगी और पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसको हम देखते हैं किस तरीके से बन सकता है। तो हो सकता है इसका लाइन ऐसे बनी हुई हो, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यूँ जा रही है, कहीं पर भी चले गए मुझे नहीं पता, इसको थोड़ा सा यूँ लेते हैं। ठीक है, ये इसका हमने दे दिया। अब ये स्ट्रेट लाइन बनेगी और पासिंग थ्रू द ओरिजिन क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे, रुपीज़ ही नहीं होंगे हमारे पास, तो फिर डॉलर भी कोई नहीं देगा ना। तो अगर ज़ीरो रुपीज़ होंगे तो जाहिर सी बात है हमें $0 मिलेंगे ना, कोई हमें फ्री का डॉलर क्यों देगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके से हम दो चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं, एक तो ग्राफ्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, और दूसरा ये कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को भी हमने
यहाँ पे रिलेट कर दिया कि कन्वर्जन ग्राफ में किस तरीके से देखा जा रहा है। अब ग्राफ में हमें पता है ग्रेडियंट निकाला जाता है, और ग्रेडियंट क्या होता है हमें पता है, y ओवर x, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। तो अभी हमारे पास y एक्सिस पे क्या है, रुपीज़ है, तो y एक्सिस पे मेरे पास कितना है, क्या आ जाएगा, रुपी। और यहाँ पता नहीं रुपी की स्पेलिंग सही है यार, एक पी होता है मेरे ख्याल से। और x एक्सिस पे मेरे पास डॉलर है। और अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट निकालूं तो उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने रुपी चाहिए पर डॉलर। तो क्या मैं ऐसे ही निकलता ना, चेंज इन वाई होगा। अगर मैं इसका ग्रेडियंट निकाल लूँ, इसका ग्रेडियंट तो वैसे 240 होगा। अगर इसने दिया हुआ है कि $1 जो है, यहाँ पे $1 है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये समझ लो जा रहा है ये 240 पर। $2 होंगे अगर, तो ये आगे चल जाएगा, मुझे वैल्यू पता है आगे मिल जाएगी, वो ऊपर जाके 480। ये इसने ग्राफ दे दिया। अब अगर हम इससे ग्रेडियंट निकालेंगे इनका, तो ग्रेडियंट कैसा आ जाएगा, हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक ये पॉइंट ले लेते हैं कि जहाँ पर x ये 1 और 240 है, और ऊपर जाएगा तो 2 और 480 है। इन दोनों की मदद से अगर मैं ग्रेडियंट निकालूँ तो ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, 480 माइनस 240 अपॉन 2 माइनस 1, विच विल इक्वल टू 240। अब ये इसका मतलब क्या है, ग्रेडियंट का आया क्या ये हमें, ग्रेडियंट आया हमारे पास ये चीज़, डॉलर रुपी पर डॉलर। तो ये ग्रेडियंट से निकला कि हमारे पास 240 रुपीज़ होंगे मुझे $1 के लिए। समझ में आया। अब ये इसी लाइन का बना के, इसी लाइन के ग्राफ बना के जो है हमसे कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है। बोलता है फाइंड द रुपी यू विल गेट व्हेन यू कन्वर्ट $0.6। तो अब हमें इसने डॉलर्स का इसने बता दिया है, पार्ट बी है ये। एक तो हमने ग्रेडियंट से इसका रेट निकाल लिया, किस तरीके से निकलता है रेट वगैरह, या रेट से हम इसका ग्रेडियंट निकाल देंगे। और दूसरा क्या मिल गया हमें कि अगर ये बोल रहा है कि रुपी निकालो $0.6 करना चाहेंगे, तो हम $0.6 हम यहाँ से ढूंढ लेंगे। 0.5 ये रहा, 0.6 यहाँ पर कुछ होगा, और इस पर ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करके हमें ये वैल्यू दे रहा होगा, ये हमें असल में मिल जाएगी कितने रुपीज़ चाहिए होंगे। सही है, रुपी फॉर $0.6। ये मैंने प्रॉपरली बनाया नहीं है, विद स्केल वगैरह नहीं होता। एग्जाम अगर दिया होता तो वो प्रॉपर ग्रेड सिस्टम होता है, तो वहाँ से फिर आप इस तरीके से जो है, आपको कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे तो करते हैं ना नॉर्मली, वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई वाला स्टेप यहाँ डायरेक्ट लाइन से बन जाएगा। लाइन के हमने जो है इंटरप्रेट कर दिया, और वहाँ से हमें $0.6 की रुपीज़ पता चल गए। सही है, सिंपल इस तरीके से भी पता चल सकता है। अब ये रुपी हो या यूएसडी हो या यूरो हो, तो ये आपको ग्राफ ऐसे समझ लो एग्जाम में दे दिया। अब इसी ग्राफ से आप रेट भी निकाल सकते हो बाय फाइंडिंग द ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट का आपने मतलब समझना है कि वाई एक्सिस पर क्या है, एक्स एक्सिस पर क्या है, और ग्रेडियंट निकलेगा तो वो असल में है क्या। इन दिस केस जो था ग्रेडियंट हमारे पास रुपी पर डॉलर था, तो जो भी ग्रेडियंट आया 240, वो मेरे 240 रुपी $1 पे मिलेंगे, ये समझ में आया था। तो एग्जाम जो जो आपके पास ग्राफ दिया हुआ है उसके मुताबिक आप अपने एक्सेस को देखोगे, एक्सेस पर है क्या। एक्सेस की लेबलिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उनकी मदद से फिर जो है ना आप जो है रेट सही निकलेगा, और फिर उनको आप कन्वर्जन कर सकते हो आगे पीछे। तो एक तो ये सिंपल से लॉजिक है। दूसरी लॉजिक आती है स्पीड टाइम ग्राफ की और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। ये आपने फिजिक्स में भी देखा होगा। सबसे पहले तो बेसिक तो वही होता है हमारे पास, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब ये होता है कि हमारे पास वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पर टाइम है। आप ये भी देखोगे कि हमेशा जो इंडिपेंडेंट होता है ना, क्या कहते हैं, वेरिएबल, वो हमेशा एक्स एक्सिस पर रखा जाता है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है हमेशा वो एक्स एक्सिस पर होता है। जैसे टाइम टाइम कुछ करें, मैं कुछ करूँ या ना करूँ, टाइम तो गुजरता ही रहेगा ना, वो इंडिपेंडेंट है। मैं कुछ करूँ या ना करूँ, गाड़ी चले या ना चले, समझ आ रही है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वो हमेशा ज़्यादातर एक्स एक्सिस पर ही होता है। तो टाइम हमेशा जो है एक्स एक्सिस पर ही मिलेगा आपको, वाई पर नहीं मिलेगा। तो इसका अगर मैं बना दूँ आपके पास एक ग्राफ,
तो इसकी लेबलिंग बड़ी काम की होगी पहले तो, कि इसने लेबल खुद दिया हुआ होगा डिस्टेंस। डिस्टेंस देने के बाद इसने लेबल तो कर दिया, साथ में वो यूनिट भी देगा कि सेंटीमीटर है या मीटर है या मिलीमीटर है, तो ये भी बड़ा काम का होता है। और यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ है उसके साथ भी वो यूनिट दे सकता है, सेकंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, डिपेंड कर सकता है। कभी कभार वो अगर एक स्नेल की स्पीड बताना चाह रहा है, स्नेल पता है ना, छोटा सा होता है स्नेल, वो बहुत स्लो चलता है, तो वहाँ पे वो डिस्टेंस का जो यूनिट रखेगा वो मीटर नहीं रखेगा, क्योंकि मीटर को तो मतलब वो तो बहुत सारा टाइम देता है, बहुत कम डिस्टेंस कवर करता है। तो वहाँ पे ज़्यादातर वो रख सकता है सेंटीमीटर रखेगा या तो फिर मिलीमीटर रखेगा, और उसके मुताबिक जो स्पीड निकलेगी उसका यूनिट भी आपने इसी तरीके से एक्सेस को देख कर कि एक्सेस पर क्या यूनिट इस्तेमाल हुआ है, फिर हम डिटरमिन करते हैं कि ग्रेडियंट जो निकल रहा है उसका क्या यूनिट वगैरह निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लो एक स्ट्रेट लाइन आ सकती है इस तरीके से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ सकती है। सिंपल सिंपल होता है, फिजिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है, वरना तो सिंपल ही होता है यहाँ पर। समझ लो इस तरीके से आ रहा है, ये पॉइंट ओ है, ये ए बोल दो, ये बी बोल दो, सी बोल दो, तो यहाँ पर इसने वैल्यू दी होगी कुछ, यहाँ पर टाइम की कुछ वैल्यू होगी। अब यहाँ पर आप देखो कि अगर मैं ग्रेडियंट निकालता हूँ, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ग्रेडियंट अगर निकालता हूँ तो मैंने क्या क्या होता है, ग्रेडियंट चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो यहाँ पर वाई पर डिस्टेंस है, तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है आपको पता है, स्पीड होती है। तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट की आप वैल्यू निकालोगे वो असल में स्पीड की वैल्यू निकल जाएगी। कोई भी गाड़ी जा रही है या स्नेल जा रहा है या मैं जा रहा हूँ आप जा रही हो, उसका अगर स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया है तो उसका ग्रेडियंट निकालेंगे, कहीं पर भी किसी भी स्ट्रेट लीनियर ग्राफ हमेशा होगा। ये भी हमारे एग्जाम में जो मार्किंग स्कीम है ना, तो मार्किंग स्कीम कह रहा हूँ अपना सिलेबस कंटेंट, वहाँ पे लीनियर ग्राफ होगा हमेशा। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कर्व वर्व नहीं होंगे कहीं पर भी, ओनली स्ट्रेट लाइन्स। तो थोड़ा सा एक आसानी हो जाती है फिजिक्स में, जो ओ लेवल फिजिक्स है वहाँ पर थोड़ा कर्व भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेडियंट, तो यहाँ पर ग्रेडियंट हमें पता है, अगर लाइन, अगर हमारी लाइन जो है स्लांटेड होती है राइट साइड पर, तो ये पॉजिटिव ग्रेडियंट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने आपको बताया था ग्रेडियंट जीरो हो जाता है, और यहाँ पे ग्रेडियंट नेगेटिव हो गया। सही है, तो इस तरीके से आ सकता है आपके पास ग्रेडियंट का मामला। तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, और इसके अंदर और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें होती हैं, इसके हम एक दो सवाल करते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। लीनियर ही होता है ना मामला, कर्व वगैरह होते हैं तो फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आती है। वरना स्ट्रेट लाइन में ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपने उसी वक्त एक्सेस को देखते हुए कि एक्सेस हैं किस चीज़ के, क्या है क्या वो एक्सेस, उसके मुताबिक हमारे पास यूनिट्स वगैरह होता है। अच्छा एक मिनट भूल गया मैं। फिर आ रहा है हमारे पास वेलोसिटी, वेलोसिटी कह रहा हूँ सॉरी, स्पीड टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे स्पीड दी हुई होगी, मीटर पर सेकंड हो या सेंटीमीटर पर सेकंड हो, ये साथ आपने देना होगा कभी कभार अगर आप बना रही हो तो, नहीं तो फिर वहाँ पे दिया हुआ होगा टाइम, सेकंड हो या मिली सेकंड हो या कुछ भी हो। ठीक है, अब यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ही चल रहा होगा, कर्व वर्व कुछ नहीं देगा आपके पास। यहाँ पे हमें अब क्या मिल सकता है, ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट होता है चेंज इन वाई ओवर एक्स। चेंज इन वाई ओवर एक्स क्या होगा, वाई पर हमारे पास क्या है, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन मिल जाती है हमें फिर यहाँ पर। एक्सेलरेशन असल में हमें बताती है कि कोई भी चीज़ स्पीड अप हो रही है या स्पीड डाउन हो रही है, क्या उसकी स्पीड बढ़ रही है या स्पीड कम हो रही है, या तो फिर उसकी स्पीड कांस्टेंट है। कांस्टेंट स्पीड पर हमें पता है कि उसका ग्रेडियंट जीरो होगा, एक्सेलरेशन नहीं होती। फिजिक्स अगर आपको फिजिक्स ईजी है वैसे तो, ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो तो आपको ज़्यादा काम आ जाते हैं यहाँ पर। तो तीन चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, यहाँ पर भी इस तरीके से लाइन आ सकती है, यूँ आ जाएगी, यूँ आ जाएगी। तो यहाँ पे ग्रेडियंट किस क्या पॉजिटिव होगा, राइट साइड वो स्लांटेड है, यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो है, यहाँ पे ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इधर पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है,
क्योंकि देखो टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड जो भी थी वो ऐसे ही पड़ी हुई है, और यहाँ पर टाइम गुजर रहा है। और तीसरे में क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कम हो रही है उसकी स्पीड, पहले ज़्यादा थी, टाइम के साथ साथ कम होते 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 ज़ीरो हो गई स्पीड यहाँ पर। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर काम की होती है, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द लाइन बोल दो, एरिया अंडर द कर्व बोल दो, एरिया अंडर द ग्राफ बोल दो। कर्व तो खैर नहीं है ये। क्या देता है ये हमें, हमें देता है ये डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बाय द ऑब्जेक्ट, अच्छा कुछ भी हो, आप हो, गाड़ी हो, कोई भी है। तो टोटल एरिया कैसे निकल आएगा? अब एरिया के फॉर्मूले जो हैं सिंपल वही वाले फॉर्मूले जो हैं आपके पास। अगर ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, ट्रेपीजियम है तो हाफ हाइट P1 P2, P1 + P2, वो फॉर्मूला आपको याद हो, अभी हमारा वो चैप्टर आया नहीं है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला तो सारे सिंपल वही वाले आते हैं। सर्कुलर तो कर्वेचर तो इसके अंदर आते नहीं है, तो इस वजह से मसला नहीं होता। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर वो स्पीड टाइम ग्राफ दे रहा है और वो मांग रहा है आपको डिस्टेंस, तो आप बगैर सोचे समझे आप उसका ग्रेडियंट, ओ सॉरी, एरिया अंडर द कर्व निकालना शुरू कर दो, तो ये आपके पास डिस्टेंस बन जाएगा टोटल। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक से ही चल रहा होता है, इतना मामला इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ग्रेडियंट निकालने को बोल देगा, एरिया निकालने को बोल देगा, कभी कभार बोलता है कि एरिया दे देगा, बोलता है मैक्सिमम स्पीड निकालो, तो थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ें कर रहा होता है। अगर हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है, समझ लो। सर एक क्वेश्चन था, जी जी बोलो। आपने जो एक्सीलरेशन का बोला है हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो एक्सीलरेशन निकलेगी हमारी? हाँ जी, एक्सीलरेशन निकलेगी। फिजिक्स में आपने पढ़ा ना, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? स्पीड अपॉन टाइम होती है ना। स्पीड फिजिक्स है आपका? यस। हाँ, तो वहाँ पे ये डेफिनेशन देखी होगी ना आपने, फॉर्मूला स्पीड ओवर टाइम। हाँ। तो देखो मेरे वाई एक्सिस पर स्पीड थी, तो वाई की जगह मैंने चेंज इन वाई मतलब चेंज इन स्पीड, और चेंज इन एक्स मतलब चेंज इन टाइम, तो स्पीड अपॉन टाइम क्या हो जाता है? एक्सीलरेशन। ओके। सही है। अब यही लॉजिक आप अगर दूसरी किस्म के, अगर ये ओ लेवल से बाहर भी देखो ना, तो अलग अलग किस्म के ग्राफ्स होते हैं और अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे क्या कहते हैं, वाई एक्सिस पर अलग कोई यूनिट होगा, क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस पर अलग क्वांटिटी है, तो उसके मुताबिक ग्रेडियंट क्या बनेगा, उस ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल वो है, और बहुत ज़्यादा ये वाइडली यूज होता है। मैं भी अभी यूनिवर्सिटी में हूँ ना, तो अलग अलग किस्म के यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, कभी यहाँ पे कुछ और होगा, कभी प्रॉफिट है, कभी लॉस है, और ये वो। तो इसका लॉजिक आपको समझ में आ जाए ना, ग्रेडियंट असल में निकलता है तो वो होती क्या चीज़ है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और उसका ग्रेडियंट क्या हो तो उसका कुछ फॉर्मूला निकल आता है। तो बड़े काम की चीज़ है ये। इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, बहुत सारे किस्म के ग्राफ होते हैं। ठीक है, अब अगर इसने एक दे रहा है, गाड़ी है, अ कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट 250 मीटर पर सेकेंड इन 12.5 seconds, stays at this speed for another 30 seconds and comes to rest again after 7 seconds. Find the acceleration and deceleration and the total distance covered. सबसे पहले जो इसने इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब ग्राफ हमारा बनेगा स्पीड टाइम ग्राफ वाला, क्योंकि स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्पीड हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर और सर टाइम यहाँ ग्राफ पर। हमें खुद बनाना होगा? ज़्यादातर दिया हुआ होता है, लेकिन बनाना भी हो तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादातर दिया होता है, नहीं नहीं बनाने का नहीं होता मुश्किल।
लेकिन समझ लो ये फिजिक्स में आता है, फिजिक्स में तो आता है ना ये चीज़ बनाने का ग्राफ वगैरह, तो समझ लो आप, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो कार मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या है, स्पीड 0 होगी, और कह रहा है कि 12.5 सेकंड। अब इसको लेबल भी करना पड़ेगा, कभी कभार हो सकता है आ जाए इससे सवाल। 5 हो गया, ये इसको 10 बोल लेते हैं, नहीं पूरा नहीं आ पाएगा ये, 10 ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। 5 सही है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और यहाँ पर 40, ठीक है। और इसको हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। इसने बोला कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो टाइम 0 है, तो स्पीड 0 है, रेस्ट का मतलब ये था ना। फिर बोलता है कि 50 मीटर पर सेकंड तक जा रही है इन 12.5 सेकंड, तो 12.5 तकरीबन यहाँ पर होगा, और ये 50 तक जाकर, और ये स्ट्रेट लाइन लगेगी, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन वाला ही काम है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसने बोला है कि अगले 30 सेकंड्स तक इसी स्पीड पर चल रहा है, तो 12.5 प्लस 30, 40.5 हो जाएगा, तो 42.5। तो ये 42.5 कुछ यहाँ पर होगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी फ्रॉम यहाँ टू यहाँ। तो इसने बोला कि अगले 7 सेकंड में 42.5 के बाद आता है 50, 42.5 प्लस 7, 49.5 कुछ यहाँ पर होगा, तो इसका भी स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, तो बहुत करीबी होगा, ठीक है, ये बन गया। अब वो क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। एक्सेलरेशन इस वक्त हो रही होगी जब ग्रेडियंट पॉजिटिव है, जब उसकी स्पीड अप हो रहा होता है, और डिसेलरेशन व्हेन इट इज स्पीडिंग डाउन। तो ये ग्रेडियंट निकालना अब आपको इजी इजी पता है, आपको ये पॉइंट भी आपको पता है, 0,0 है, ये जो है वो 12.5, 40, 50 है, और ये क्या है 42.5, 50, और ये जो है 49.5, 0। तो ये ग्रेडियंट ज़रा निकाल के दिखा दो, मुझे बता दो, ग्रेडियंट के फॉर्मूले लगा लो, और फिर इसका एरिया भी निकाल के दिखा दो। एरिया अंडर दिस ग्राफ, ये ट्रेपीजियम है, या तो इसको आप 2 ट्राइंगल और 1 रेक्टेंगल बोल दो, या तो एक सिंगल ट्रेपीजियम ले लो, एरिया और वो निकाल के दिखा दो।
हाँ भाई, ग्रेडियंट निकले नहीं निकले? सर निकल गए, एक का 4 आया और दूसरे का -7.1। हाँ, ये 4 मीटर पर सेकेंड आएगा, 50 डिवाइड बाई 12, हाँ सही है। और ये आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, -7 1। और एरिया अंडर द कर्व, डिस्टेंस निकालो। तो फॉर्मूला नहीं पता। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ऑफ हाइट P1 प्लस P2, पैरेलल साइड 1, ये पैरेलल साइड 1 है, ये पैरेलल साइड 2 है ऑफ द ट्रेपीजियम। पैरेलल का मतलब वो था ना, जो कभी मीट नहीं करेंगे। इन दोनों की लेंथ को आप ऐड करोगी और टोटल हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। समझ आ गया? हाइट आ गई तो हाइट करो, एरिया। सर ये 1987.5 आ रही। मैं भी निकाल रहा हूँ। 1989.75। 87। एक मिनट, हाँ हाँ, ये 1987.5। और उसके यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट क्या होगा इसका, डिस्टेंस का? मीटर स्क्वायर। हाँ, मीटर मीटर, बस ये मीटर। डिस्टेंस हमेशा मीटर में होता है। स्पीड देखो, स्पीड की यूनिट है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस यहाँ से मीटर का ही निकलेगा ना। मीटर स्क्वायर तो फिर एरिया हो जाता है, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर का। क्यूब का यूनिट होता है वॉल्यूम का। ठीक है, अब इसको हम करते हैं थोड़ा से पास पेपर्स निकालते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन वाले। बस ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया अब। चल, अच्छा सवाल है, पूरी पिक्चर नहीं दिखा रहा है यार ये। हाँ जी, हालांकि एक एक मार्क का है, लेकिन चलो आगे देखते हैं क्या है। अ वॉकर लीव्स हिज हाउस एट 10, मतलब सुबह के 10 बजे निकला है अपने घर से। ठीक है, एट 10 वो निकला है। वॉक्स टुवर्ड्स द शॉपिंग सेंटर एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड से निकला है, ठीक है। अ साइक्लिस्ट लीव्स द सेम हाउस 10 मिनट्स लेटर। सही है, तो ये 10 मिनट के बाद एक साइक्लिस्ट निकला है। ही ट्रेवल्स अलॉन्ग द सेम रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20, 10 मिनट के बाद निकला है और स्पीड ऑफ 20 के साथ ये जा रहा है। अंटिल ही रीचेज द
शॉपिंग सेंटर विच इज 6 किलोमीटर फ्रॉम आर, वही है, 6 किलोमीटर दूर है, वही है। द साइक्लिस्ट स्टॉप्स एट द शॉपिंग मॉल फॉर 14 मिनट्स and he then returns to the house along the same road at a constant speed of 20। तो देख लो ये ग्राफ बनाने को आ रहा है, इसने पूरा जो है, इसने पहले तो दे दिया द डिस्टेंस टाइम फॉर द वॉकर का इसने पूरा बता दिया कि 10 बजे वॉकर निकला था और 5 की स्पीड से वो चलता रहा। और जो इसकी शॉपिंग क्या था, शॉपिंग मॉल जा रहा था ना, शॉपिंग सेंटर जो था 6 किलोमीटर दूर था, तो ये देखो एंड में 6 किलोमीटर पर आकर पहुंच गया। अभी भी 6 किलोमीटर भी पहुंचा नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे है, देखो 1 घंटे से ऊपर हो गया इसको चले जा रहा है। अब हमें बताना क्या है कि ये जो साइकिलिस्ट निकला है उसका हमने यहाँ पर थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, क्या हिसाब किताब है। तो पहली बात तो ये है कि साइकिलिस्ट निकला है 10 मिनट के बाद, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, ये तो सिंपल समझ में आ गया। ही ट्रेवल्स अलॉन्ग द सेम रोड एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 20 until he reaches the shopping center which is 6 किलोमीटर फॉर फ्रॉम द हाउस। अब यहाँ से इसने ये ग्रेडियंट इसने दे दिया है, समझ लो ये ग्रेडियंट है ना, स्पीड। अच्छा हमारे पास देखो वाई एक्सिस पर क्या है, डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या मिल जाता है हमें, ग्रेडियंट मिल जाता है। तो असल में ये ग्रेडियंट दे दिया है, लेकिन मुझे इसने ये नहीं बताया हाँ कि ये कितने टाइम में 6 किलोमीटर इसने ट्रेवल कर लिया इस साइकिल ने। तो मैं यहीं पर स्पीड का फॉर्मूला लगा सकता हूँ ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मुझे पता है कि ये जो था लड़का साइकिलिस्ट वो 20 की स्पीड से जा रहा था किलोमीटर पर आवर, और वो 6 किलोमीटर तक उसने ट्रैवल किया है, और उसको टाइम कितना लगा होगा ये मैं निकाल लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा 6/20। तो कितना टाइम लगा है इसको, तकरीबन 6/20 कितना हुआ, 0.3 आवर्स। सही, 0.3 आवर्स के होते कितने मिनट्स में, मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा ताकि मिनट्स में पता चल जाए। तो ये हो जाएंगे 18 मिनट मेरे ख्याल से, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 60, ये P1 का सवाल होगा। हाँ, तो 0.3 आवर्स थे, उसको मैंने मिनट्स में चेंज किया क्योंकि हमारे पास जो एक्स एक्सिस पर टाइम दिया हुआ है वो मिनट्स में भी दिख रहा है, आवर्स में भी दिख रहा है, लेकिन मिनट्स में ज़्यादा आसान लग रहा है। तो 18, अब मुझे पता चल गया है कि इस साइकिलिस्ट ने 18 मिनट में 6 किलोमीटर रीच कर लिया। तो मैं एक पॉइंट निकाल लूँगा कि 18 मिनट में इधर से आगे जाता हूँ 10 मिनट, और ये 18, सही है। यहाँ पर इसने ट्रैवल कर लिया 6 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक क्या लग जाएगा इसका, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। फिर क्या कह रहा है, द साइकिलिस्ट स्टॉप्स एट द शॉपिंग सेंटर फॉर 14 मिनट्स, मतलब 18 के बाद 14 मिनट्स और वो रुक रहा है। तो 10:28 के बाद 14 मिनट और डालो तो 32 और 42, तो तकरीबन यहाँ पर, यहाँ तक ये अपनी जगह पर रुका हुआ है। फिर क्या होता है, ही रिटर्न्स टू द हाउस अलॉन्ग द सेम रूट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20। अब स्पीड उसका अगेन कांस्टेंट है, लेकिन अब वापसी आ रहा है, तो इसका डिस्टेंस अब कम हो रहा होगा और उसको टाइम वही लग रहा होगा, क्योंकि उसकी स्पीड उतनी उतनी जितनी स्पीड से ये गया था उतनी स्पीड से वापस आ रहा है। तो वापस उसको 18 मिनट ही लगे होंगे वापसी आने में। तो 42 के बाद 18 कितना होता है, 50 और 60, 11 बजे तक ये वापस घर पे आ रहे हैं। तो उसका देर से देर तक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये हमने पूरा बना दिया इसका। ऑन द सेम है ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द साइकिलिस्ट, ये बन गया और इसके 3 मार्क्स थे। सही है, तो देखो इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, मतलब पूरा रास्ता बता दिया और ये इसका हमने ग्राफ करके समझ में आया। इसमें कोई सवाल हो तो पूछ लो। सही है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यूज द ग्राफ, फाइंड द टाइम व्हेन द साइकिलिस्ट ऑन हिज रिटर्न जर्नी मीट्स द वॉकर। अब ये तो हमें पता है ये साइकिलिस्ट जा रहा है, तो सॉरी जो वॉकर था जो चल रहा था वो चलता जा रहा है, अभी तक पहुंचा नहीं है। और साइकिलिस्ट जो है वो शॉपिंग मॉल पहुंच भी गया, शॉपिंग मॉल से वापस आ रहा है। तो रास्ते में यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस देखो सेम है, डिस्टेंस सेम है दोनों का, तो मतलब यहाँ पर आके दोनों एक दूसरे को मुलाकात कर रहे हैं। अब एक दूसरे के साथ मतलब साथ ही आ गए, पहुंच गए, एक ही पोजीशन पर है दोनों। तो ये क्या वापसी जर्नी का पूछा था इसने, व्हेन द साइकिलिस्ट ऑन हिज रिटर्न जर्नी, तो रिटर्न जर्नी पर इसका टाइम क्या हो रहा है यहाँ पर, जब ये मीट कर रहे हैं एक जगह पर, ये है तकरीबन कितना 10:45 48, तो ये हो जाएगा 10
48 पर आकर ये मुलाकात कर रहा है। द डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस व्हेन दिस मीटिंग टेक प्लेस। अब ये इस टाइम पर डिस्टेंस कितना था हाउस हाउस तक का, ये हमने निकाल लिया 4 मीटर, 4 किलोमीटर। समझ में आया? अब मुझे ये कैसे पता चला कि इस पॉइंट पे दोनों मुलाकात कर रहे हैं? मैंने क्या देखा कि वो वापसी आ रहा था, साइकिलिस्ट वापसी आ रहा था, और ये वॉकर जो था अभी भी मुसलसल चले जा रहा है उसी स्पीड पर। एक टाइम ऐसा आया जब दोनों एक ही जगह पर पहुंचे। 2 दफ़ा है वैसे तो, ये 2 दफ़ा हुआ है कि दोनों एक ही जगह पर पहुंचे। एक तो यहाँ पर कि जब साइकिलिस्ट भी निकला लेट, और जब वो वॉकर शुरू से निकल गया था तो रास्ते में ज़ाहिर सी बात है साइकिलिस्ट की स्पीड तेज़ थी, तो उसने कैचअप कर दिया। तो साइकिलिस्ट पहुंच भी गया, फिर उधर रुक भी गया, फिर वापसी भी आ रहा था, तो वापसी में भी अभी तक वॉकर पहुंचा ही नहीं। वॉकर जा ही रहे रास्ते में ही है। समझ आ रही है? तो ये वापस इनकी मुलाकात हो गई यहाँ पर, और लेकिन साइकिलिस्ट जो था अपने वापसी के रिटर्न जर्नी था। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आ जाएंगे। ठीक है, सही है। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो दूसरा सवाल निकालता हूँ मैं। सही है, चलो आगे बढ़ता हूँ। बैठी हुई है क्या? नहीं, दोनों? हाँ बैठी हुई हैं। तो नीचे जाते हैं, नीचे वाले उठाते हैं। थोड़ा छोटा हो थोड़ा, ये अच्छा लग रहा है। एक ये देख लेते हैं, फिर एक और देख लेते हैं। बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। ये भी अच्छा लग रहा है। तो देखो टेंजेंट भी बनवा रहा है, तो वो सारे काम जो है ये जो आपने ग्राफ्स में सीखे हैं वो सब के सब यहाँ पे लगवा सकता है। तो कोई आप इसको बोल नहीं सकते कि भाई ये गलत बात है। अजीब अजीब से सवाल भी होते हैं कभी कभार। तो आपने सिचुएशन को एनालाइज करना है, किस तरीके से क्या बन रहा है उसके मुताबिक आपने सोचना है। सारे फॉर्मूला नहीं लगाने। द डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, वहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। ऑफ द लास्ट 100 seconds ऑफ अ ट्रेन जर्नी, द ट्रेन रिटार्डेशन ड्यूरिंग द लास्ट 10 seconds। रिटार्डेशन मतलब यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है इसकी, ये रिटार्डेशन निकालनी है बिटवीन दिस टाइम। तो ग्रेडियंट आ जाएगा। अच्छा ये पॉइंट क्या है? 90,50, और ये पॉइंट है 100,0। तो बस ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा दो, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन मिल जाती है ना हमें। स्पीड टाइम ग्राफ का मैंने बताया था ना, स्पीड टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन क्या, वो ग्रेडियंट होता है एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगी? 0 -50 अपॉन 100 -90। तो -50 अपॉन 10, तो -5 आ गई। तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 100 सेकेंड्स। अब ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो इसके अंदर क्या होता है, आपने एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर दिस ग्राफ। अब एरिया निकालने के लिए मैं अपने इस शेप को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ, साफ सुथरा बना देता हूँ। तो अब मेरे पास एक ये रीजन बन गया 1, और एक ये रीजन बन गया 2। तो ट्रेपीजियम है और एक ट्राइंगल है, तो इन दोनों के एरिया को मैं अलग अलग निकाल के ऐड कर दूंगा, तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो एरिया किसके बराबर हो गया? ट्रेपीजियम का क्या होता है? हाफ हाइट P1 P2 प्लस हाफ बेस इंटू हाइट फॉर द ट्राइंगल। अब हाइट कितनी है ट्रेपीजियम की? हाइट यहाँ से यहाँ तक हाइट है, तो तकरीबन 90 की हाइट है। पैरेलल साइड 1 मतलब ये दोनों पैरेलल है ना, ये P1 बोल दो इसको, ये P2 बोल दो। पैरेलल साइड 1 है 20 की, 20 प्लस 50 प्लस हाफ बेस है ट्राइंगल की, बेस 10 की है और हाइट 50 की है। बस तो अब ये कैलकुलेशन है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 70, 3150 प्लस 250, कितना हो गया? P1 में आता है, P2 में आता है। ये P2 में दोनों में आ सकता है, मसला थोड़ी है। लॉजिक तो वही चल रही है ना। P2 में होगा तो थोड़ा आपको कैलकुलेटर का आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन आपको ऐसा देगा जहाँ पे कैलकुलेटर लगा सकते हो। P1 में फिर वो ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं जहाँ पर थोड़े कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन वगैरह। और ये वैसे P1 में आ सकता है बिकॉज दिस इज सिंपल। थोड़ी सी रफ वर्किंग करनी पड़ेगी लेकिन आपके आंसर आ सकता है।
ये टोटल कितना आ गया, 3300 आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ नहीं 3300 नहीं आएगा, 3400 आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर किया है इस ट्रेन ने 3400 मीटर्स। अच्छा ये भी अच्छा सवाल था। द डायग्राम शो द स्पीड टाइम ग्राफ ट्रैवलिंग बिटवीन टू रोड जंक्शंस, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द कार बिटवीन 48 एंड 50। तो ये 48 ये रहा और ये 58, इन दोनों के दरमियान यहाँ पर इसके पॉइंट है 48,15 और ये है 58,0। तो 0 - 15 अपॉन 58 - 48, तो -15/10, तो आ जाएगा -1.5। ठीक है। बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार व्हेन t = 8। t = 8 कहाँ पर है? और ये टेंजेंट वाला हिसाब किताब हमने नॉर्मल y और x वाले ग्राफ में भी हमने देखा हुआ है। टेंजेंट कैसे बनता है बता देता हूँ वापस यहाँ पर भी। तो टेंजेंट क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होती है विच इज़ बिल्कुल टचिंग द पॉइंट। इसको थोड़ा सा पतला करता हूँ पेन को। अब मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट बनाना है, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो वापस एक स्ट्रेट लाइन लूँगा। आप कैसे टेंजेंट बनाओगे? आप इसका वो लोगी, क्या कहते हैं, स्केल लोगी, और स्केल को इस तरीके से रखना है आपने कि बिल्कुल एक पॉइंट से टच करे और वो वही पॉइंट हो जहाँ से ये हमारा ये पॉइंट पे टच करना चाहिए। ये थोड़ा सा मेरा टेढ़ा बना है, इसको सही करना पड़ेगा। अगर यूँ हो और यहाँ से थोड़ा सा यूँ हो, तो ये दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास थोड़ा सा हो जाएगा ये। तो आपने इस तरीके से टच करना है इसको कि अगर मैं एक वर्टिकल ये वाली लाइन बनाऊँ यहाँ से, कर्वेचर से ये 90 डिग्री पर बनना चाहिए। टेंजेंट असल में ये होता है, आपको पता है ना, हर इसके पीछे लॉजिक पता है क्या? लॉजिक ये है कि कोई भी कर्व हो, कोई भी कर्व हो, उसका कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कोई सा भी कर्व हो, अजीब सा हो, आगे पीछे हो, ये कर्व है, ये यूं कर्व जा रहा है, तो अगर इस पॉइंट पर भी मैं देखूँ ना, तो ये कर्व का कोई सेंटर ऑफ वो होगा, कर्वेचर। इधर भी अगर ये कर्व है तो इसका भी कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं तो होगा। और ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है इस टेंजेंट के साथ। अगर मैं उस पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊँ तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और टेंजेंट की जो वो होती है, परपेंडिकुलर होती है दोनों। तो आपने हमेशा कोई भी कर्व पे टेंजेंट बनाना है, तो आपने एक तो अज्यूम करना है कि उस सेंटर ऑफ कर्व उसका उस कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा समझ लो यहाँ पर है। फिर आपने दिमाग में थोड़ा सा ऐसे रखते हुए टेंजेंट बनाना कि 90 डिग्री पर आ रही है लाइन। ऐसे नहीं बना दूंगा मैं, क्योंकि 90 डिग्री नहीं बन पा रही है। तो थोड़ा सा अंदाज़ा होता है यहाँ पे, तभी ये बोलता है एस्टिमेट। देखो तभी ये कहता है कि एस्टिमेट निकालो। तो आपने थोड़ा सा अंदाजे से इस तरीके से लाइन बनानी है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से परपेंडिकुलर लाइन बना आपकी टेंजेंट। अब क्या करना है, ये टेंजेंट बन जाती है। अब इस टेंजेंट पर दो पॉइंट हमने मार्क करके उनको यूज़ करके हम जो है ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। अब ऐसे पॉइंट्स मार्क करें जो कि बहुत ऑब्वियस हो, जैसे ये पॉइंट दिख रहा है बहुत ऑब्वियस। ये पॉइंट है 0,1 2 3, तो 0,3 था ये। और दूसरा पॉइंट जो ये पास कर रहा है बहुत आसानी से, ये वाला पॉइंट पास कर रहा है। ये क्या है, 10 और 15, 15 कॉमा 16 और 16.5। तो अब आप इन दोनों पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ग्रेडियंट निकाल लोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और एक पेपर में भी जो है ना, इसका आंसर एक रेंज दी हुई होगी, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि हर किसी का रेंज वो जो है ना टेंजेंट अपने अंदाजे से बनाता है, तो अंदाज़ा हमेशा आगे पीछे हो जाता है। तो अंदाज़ा आपने भी लॉजिकल अंदाज़ा लगाना होता है, ऐसे नहीं कुछ भी बना दिया टेढ़ा मेढ़ा। तो 16.5 -3 अपॉन 15 -0, बस कैलकुलेटर में डाल दो। तो 13.5 डिवाइडेड बाय 15, 0.9। सही है। फिर यह कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिटवीन 15 एंड 58। 15 एंड 58,
तो अगेन ये वाला सारा इसको एरिया चाहिए। तो अगेन ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया आपको पता है हाफ हाइट है इस ट्रेपीजियम की 15। P1 इसका यहाँ से आकर यहाँ तक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कितना है 15 से 48 के दरमियान कितना डिस्टेंस हुआ 33 का। 33 प्लस 15 से लेकर 58 होता है 43। उसको कैलकुलेटर में डाल दो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 33 प्लस 43 570। और इसका भी आंसर मीटर्स होगा, ठीक है 570 मीटर्स। कोई सवाल है यहाँ पर तो इसमें से भी पूछ लो। नहीं तो फिर ये वाला टॉपिक भी हमने देख लिया है, इसके भी आप पास पेपर सब आराम से अप्लाई कर सॉल्व कर सकते हो। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट भी भूल गया आपको, टेंजेंट कैसे बनाते हैं, और एरिया अंडर द कर्व। अगर कोई ऐसा शेप आ रहा हो जिसका आपको ना पता हो फॉर्मूला एरिया का, तो आप ग्रुप पे पूछ लेना, ठीक है चलेगा, या फिर गूगल भी कर लोगे तो मिल जाएगा आपको। सर आपने 15,16.5 कॉमा क्यों किया और यहीं पे क्यों किया? आप कोई भी ले लो, ये मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि बहुत ऑब्वियस एग्जैक्ट पॉइंट से ही गुजरत ना। अगर मैं यहाँ पे ये चूज करता, अब मुझे इसके पॉइंट्स एग्जैक्ट नहीं पता ना, तो मैंने एक ऐसा पॉइंट लिया जहाँ पर मेरी लाइन जो है एग्जैक्टली पास करी थी। मैं ये पॉइंट ले सकता था, ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये आपसे भी सही आएगा। हाँ एग्जैक्ट, हाँ कोई भी ले लो, लेकिन फिर अंदाज़ा ज़्यादा करना पड़ेगा ना। एक तो वैसे ही आपका लाइन का एरर आएगा, फिर उसके बाद आप ये वैल्यू निकालने के लिए भी अपना अंदाज़ा लगाओगे तो एरर बढ़ जाएगा इससे। तो कोशिश ऐसी की जाती है कि जहाँ पर आपका बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रहा हो ना इनके, जैसे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा हो, यहाँ पर कर रहा हो, बीच वाली वैल्यूज में हमेशा आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है, तो अंदाजे में एरर बढ़ जाएगा। तो आसानी इसी में होती है कि जहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट इंटरसेक्शन होनी है वो बेहतर वैल्यूज होती हैं। आप इसके अलावा ये वैल्यू कौन सी वैल्यू ले सकती थी, वैसे और कोई तो अच्छी वैल्यू दिख नहीं रही मुझे, ये वैल्यू भी ले सकती थी, और तो है और कोई अच्छी नहीं है। थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ रहा है, थोड़ा गौर से देखोगे ना इसको तो बेहतर दिखेगा। ठीक है, यस सर। चलो फिर आज के लिए काफ़ी है, ख़त्म हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, वेरिएशन भी देख लिया, सीक्वेंस ये सब भी देख लिया, ग्राफ भी देख लिया, फंक्शन नोटेशन भी देख लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी देख लिया। तो देखते हैं, मैं सोच के बता दूंगा कि भाई कहाँ अगला टॉपिक कौन सा होगा। तो काफ़ी हमारा सिलेबस खत्म हो गया, 26 27 टॉपिक्स हैं, ऑलमोस्ट 25 टॉपिक्स हमने देख लिया, लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। चलो अल्लाह हाफ़िज़।